Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today I am covering the topic federalism. Yesterday in the class, I explained you that what is federalism and the features of federalism. Today in this video, I am repeating the features of federalism, and I also discuss the another features of federalism. Okay, come on, the very first topic of your chapter federalism. First of all, we have to learn what is definition of federalism. एग्जैक्टली व्हाट इज़ फेडरलिज्म. बच्चे, अगर हम फेडरलिज्म की डेफिनेशंस को लर्न करते हैं तो हमारे पास 3 मेन थिंग्स आती हैं डेफिनेशन में फेडरलिज्म की. ठीक है. इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट पावर्स आर डिवाइडेड अमंग सेंटर और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट. जो पावर्स हैं वो डिवाइड होती हैं सेंटर और उसके वेरियस कॉन्स्टेंट्स यूनिट्स में. ठीक है. मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट ना करके आप यहाँ पर वेरियस कॉन्स्टेंट्स यूनिट्स भी कर सकते हो. वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स कि यूनिट्स के बीच में पावर्स जो हैं डिवाइडेड हैं. ओके. इसमें सेकंड फीचर क्या है, दैट वन लेवल लुक्स आफ्टर द नेशन. एक लेवल क्या देख रहा है, जो सेंटर है वो किसको देख रहा है, दैट इज लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नेशन. नेशन के एडमिनिस्ट्रेशन को लुक आफ्टर कर रहा है, एंड द अदर लुक आफ्टर द स्टेट और प्रोविनेंसेस. और जो दूसरे हैं वो स्टेट या फिर प्रोविनेंसेस को लुक आफ्टर करते हैं. ओके. ईच लेवल हैड इट्स ओन पावर, और हर लेवल की अपनी अपनी पावर्स हैं. Powers of each and every level in federalism is specified in our constitution. ये फीचर है हमारे फेडरलिज्म का कि जो हर लेवल है उसकी जो पावर्स हैं दे आर स्पेसिफाइड, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड हैं. ओके. चलिए, नाउ कम ऑन द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. इनको ज़रा जल्दी से लर्न करेंगे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, बिकॉज हमने कल भी इनको एक बार स्टडी किया था. ओके. सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. द वेरी फर्स्ट फीचर ऑफ फेडरलिज्म इज देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट. 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, 2 और 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है. सेकेंडली, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्न ऑन द सेम सिटीजन. हर लेवल अपने अपने चाहे वो हर लेवल है पर वो सेम सिटीजन्स के ऊपर वर्क कर रहा है. वी as a people, as a citizen of India, we are choosing our prime minister, we are choosing our chief minister, as well as at the local level we are also choosing our sarpanch or village panchayat members, as well as the members of municipal committee or corporations. Okay. So each level work on the same citizen. हर level जो है वो same citizen के ऊपर work कर रहा है. This also is mentioned in our constitution, and jurisdiction or respective levels of government are specified in the constitution. Jurisdiction यानी हर लेवल के पास कौन सी पावर्स हैं, कैसे वर्क करेगा, ऑल दैट थिंग्स आर मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. वो सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. ओके. ये नहीं है कि हर लेवल अपने अकॉर्डिंग पावर्स को एंजॉय कर रहे हैं. नो, the powers of each level is mentioned in our constitution. Okay. चलिए, come on the next. The fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by one level. This is very important. That fundamental provisions, जो हमारे फंडामेंटल प्रोविजंस हैं, सपोज हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं या हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं या एनी अदर, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल प्रोविजंस हैं, दैट कैन नॉट बी चेंज बाय अ सिंगल लेवल. वो एक सिंगल लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट अकेली या स्टेट गवर्नमेंट अकेली उसको चेंज नहीं कर सकती, यूनिलेटरली चेंज नहीं कर सकती. फॉर दिस द बोथ हैव टू बी पार्टिसिपेटेड. दोनों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. ठीक है. और वो प्रोसेस भी हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है. बोथ लेवल हैव पार्टिसिपेटेड. ओके. कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज द नेक्स्ट वन. कोर्ट्स के पास जो हमारा हाईएस्ट कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट यू ऑल नो दैट सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन. इंटरप्रेट का मतलब होता है व्याख्या करना. तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करेगा. ठीक है. नेक्स्ट,
सोर्सेज ऑफ, और इसमें एक चीज़ और है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या तो करेगा ही करेगा, इसके साथ साथ हमारे जो हमारा जो कोर्ट है उसमें ये भी है कि इट ऑल्सो ट्राई टू रिमूव द टेंशंस अमंग द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई टेंशन चल रही है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो उसको सॉर्ट आउट करने की पावर भी कोर्ट के पास है। ओके, now come on the next. Sources of revenue for each level of government are clearly specified. It has dual specified. ठीक है, sources of revenue, टैक्स, कौन सा लेवल ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से टैक्स लेगा, कैसे करेगा, दिस इज ऑल्सो स्पेसिफाइड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है कि कौन सा लेवल कौन से टैक्स लेगा। जैसे कि हम वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ टैक्स देते हैं, हम स्टेट गवर्नमेंट को कुछ दूसरे टैक्स देते हैं, ऐसे ही हर जो लेवल है उसके टैक्सेशन जो है वो डिसाइडेड है, वो स्पेसिफाइड है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। some tax we are given to central government, some to state and some are to local government. Okay, चलिए, now come on the next. It has dual objectives. फेडरलिज्म के दो ऑब्जेक्टिव हैं। अब वो दो ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज टू सेफ गार्ड, एक क्या है, सेफ गार्ड द यूनिटी ऑफ कंट्री। एक तो कंट्री की यूनिटी को सेव करना, ठीक है, और दूसरा है मेंटेन द नेशनल हार्मनी। जो हमारी जो आपसी भाईचारे की भावना है या जो हम इकट्ठे रहते हैं उन सब को उसको मेंटेन करना, रीजनल डाइवर्सिटीज़ को मेंटेन करना भी हमारी ड्यूटी है। ये फेडरलिज्म का एम है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इसके दो ऑब्जेक्टिव क्या हैं? फर्स्ट, टू सेफ गार्ड द यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड सेकेंड इज टू सेफ द टू सेफ द रीजनल डाइवर्सिटीज़ को सेव करना और इसके साथ साथ हार्मनी को क्रिएट करना। हार्मनी मीन्स आपसी प्यार सद्भावना को बनाए रखना। ये हमारी फेडरलिज्म के मेनली टू ड्यूल ऑब्जेक्टिव्स हैं। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, दैट इज द टाइप ऑफ फेडरलिज्म। हमारे पास दो तरह की टाइप ऑफ फेडरलिज्म है। इनको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों की बार बार क्वेरीज आ रही हैं, मैम व्हाट इज़ कमिंग टुगेदर, व्हाट इज़ होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर क्या है, इसीलिए मैंने आज ये सारा दोबारा से रिपीट किया है, स्पेशली टू डिस्क्राइब योर कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर क्या है? व्हेन वेरियस यूनिट्स कम क्लोज एंड मेक अ बिगर यूनिट्स। जब वेरियस यूनिट्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे की, स्मॉल यूनिट्स जो हैं वो इकट्ठी हो गई और उन्होंने एक कंट्री बना लिया, दैट इज़ कमिंग। दे आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर, वो क्लोज हुई हैं, कमिंग टुगेदर। ओके, ये कमिंग टुगेदर है। और इस एक एक फीचर को कवर करती जाऊंगी, दोनों को, एक कमिंग टुगेदर और दूसरा होल्डिंग टुगेदर। यहाँ पे स्मॉल यूनिट जो हैं वो इकट्ठी हुई हैं और दे फॉर्म अ बिगर यूनिट, दैट इज कमिंग टुगेदर। और होल्डिंग टुगेदर क्या है? होल्डिंग टुगेदर में क्या है? होल्डिंग टुगेदर इज व्हेन टू अ बिग कंट्री हैव वेरियस स्टेट्स, जिसके अंदर वेरियस स्टेट्स हैं, एंड दे आर डिसाइडेड टू डिवाइड द पावर्स। यहाँ पर बिग कंट्री जो था उसने डिसाइड किया टू डिवाइड पावर्स अमंग वेरियस यूनिट्स के बीच में हमने पावर्स को डिवाइड करना डिसाइड किया और एक चीज़ उसको होल्ड कर रही है, एंड सेंटर इज होल्डिंग ऑल दैट। सेंटर जो है वो होल्ड कर रहा है इन सब स्मॉल यूनिट्स को, दैट इज होल्डिंग टुगेदर।
ओके तो कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर के फीचर्स को समझना बहुत ज़रूरी है. व्हेन वेरियस यूनिट्स कम क्लोज एंड मेक अ बिगर यूनिट, दैट इज कमिंग टुगेदर. इन दिस कमिंग टुगेदर में क्या होता है, ऑल द स्टेट्स हैव इक्वल पावर एंड स्ट्रॉन्ग वाइस वर्सा. और कमिंग टुगेदर में स्टेट और सेंटर के पास इक्वल पावर्स होती हैं और वो इक्वली स्ट्रॉन्ग होती हैं. ठीक है, स्टेट्स में दोनों के पास, सभी स्टेट्स की अपनी अपनी पावर्स होती हैं और वो अपनी पावर्स को इंजॉय कर रहे हैं. राइट. अब हमारे पास इसका एग्जांपल है यूएसए. अब होल्डिंग टुगेदर क्या है, व्हेन अ लार्ज कंट्री डिसाइडेड टू डिवाइड इट्स पावर एंड बिटवीन स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. होल्डिंग टुगेदर में मैंने अभी आपको बताया, एक चीज़ अपनी बुक में से ये लाइन आपने बिल्कुल ध्यान से देखनी है. होल्डिंग टुगेदर क्या है, व्हेन अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कांस्टेंट स्टेट्स. एक लार्ज कंट्री ये डिसाइड करता है कि उसने कांस्टेंट स्टेट्स के बीच में अपनी पावर्स को डिवाइड करना है. एंड नेशनल गवर्नमेंट. ठीक है, पावर्स किसके बीच में डिवाइड हो गई, स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में. ठीक है, आई एम रिपीटिंग, व्हेन अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर गवर्नमेंट. ओके, इन इट, इसमें क्या हो रहा है, सेंटर इज मोर पावरफुल. सेंटर इज मोर पावरफुल, वो ज़्यादा पावरफुल है. एग्जाम्पल इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम. इन आर कंट्री सेंटर इज मोर पावरफुल. हमारे कंट्री में क्या है, सेंटर मोर पावरफुल है. सेंटर कैन ऑर्डर द स्टेट, सेंटर ऑर्डर कर सकता है स्टेट्स को. ठीक है, जैसे कि अभी हम कोरोना डिसीज़ के टाइम पर ही देखते हैं कि स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन हुआ तो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैड ऑर्डर्ड ऑल द स्टेट दैट दे हैव टू बी फॉलो द लॉकडाउन, कि हर स्टेट को लॉकडाउन फॉलो करना था. तो इसमें क्या प्रूफ होता है कि सेंटर हैज़ मोर पावर, सेंटर के पास मोर पावर्स है. बट कमिंग टुगेदर में सेंटर और स्टेट के पास इक्वल पावर्स रहती हैं. ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और भी है, होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, कई बार कुछ स्टेट्स के पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स भी होती हैं, बट यहाँ पर सब स्टेट्स के पास इक्वल पावर्स रहती है. ये थोड़ा सा डिफरेंस है होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर के बीच में. ओके, तो इंडिया इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर. इंडिया जो है एक गुड एग्जाम्पल है होल्डिंग टुगेदर का. ठीक है, अभी भी अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न है देन यू कैन आस्क. ओके, चलिए, नाउ कम ऑन दैट. Our next topic of the chapter is how India is a federal country. What makes India a federal country? क्या चीज़ है जो कि हमारे कंट्री को एक फेडरल कंट्री के रूप में टर्न करती है. What makes India a federal country? This is your next topic of the chapter. नाउ वी विल डिस्कस दिस थॉरली. अब हम इसको थॉरली डिस्कस करेंगे. बच्चे देखो, मैंने कल आपको ये क्वेश्चन इसमें भी समझाया था कि अगर हमें ये बताना है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है तो जस्ट लुक आफ्टर दीज फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म. आप फेडरलिज्म के इन फीचर्स के ऊपर ही बता सकते हो कि इंडिया एक फेडरल कंट्री कैसे है. ठीक है, अब मैं भी इन्हीं फीचर्स के अकॉर्डिंग ही आपको बताऊंगी दैट व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री. देखो, हमने सबसे पहला फीचर क्या पढ़ा था, देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, तो इंडिया को फेडरल कौन बना रहा है, देयर आर मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंटर, स्टेट एंड लोकल. यहाँ पर दो और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल. ओके, यहाँ पर ये प्रूव करता है दैट इंडिया इज अ फेडरल कंट्री. देन each level of government govern on the same citizen. ये आप एग्जाम्पल दे सकते हो, वी आर चूजिंग आवर प्राइम मिनिस्टर, वी आर चूजिंग आवर चीफ मिनिस्टर. ठीक है, देन एरियाज जुरिडिक्शन ऑफ द स्पेसिफाइड लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. अब जुरिडिक्शन है, हर लेवल का अपना अपना जुरिडिक्शन है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है. तो हमने यहाँ पर भी ये लिखा, एरिया ऑफ मेकिंग लॉज ऑल्सो स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हर लेवल का, सेंटर, स्टेट एंड लोकल लेवल का जो एरिया है दैट इज स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन एट ऑफ वेरियस लेवल्स. हर लेवल का कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है. अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि इसके अकॉर्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है दैट कि हर लेवल किस तरह से अपने एरियाज़ को, अपने
व्हाट कैन आई से कि किन सब्जेक्ट्स पर कौन से लॉज बनाएगा। तो ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। इट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, जो कि इंडिया को एक फेडरल कंट्री में डिवाइड करते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन फेडरलिज्म या अकॉर्डिंग टू फेडरलिज्म हम कह रहे हैं कि जो एरियाज़ हैं वो ईच लेवल के स्पेसिफाइड है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर हम इसको कैसे प्रूव कर रहे हैं, सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड अमंग यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। हमने हर एरिया को डिवाइड कर दिया यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में। यहाँ पे स्पेसिफाइड है कि कौन सी यूनियन लिस्ट के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन पर लॉज कौन बनाएगा, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर लॉज कौन बनाएगा, कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर लॉज कौन बनाएगा। ठीक है, ये स्पेसिफाइड है। सो वी कैन से दैट इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। ओके, तो अब मैं एक बार आपको यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट समझाऊंगी। यूनियन लिस्ट, देयर आर 91 सब्जेक्ट्स अंडर दिस। 91 सब्जेक्ट्स हैं जिन पर कानून कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट मेक लॉज ऑन दिस। सेंट्रल गवर्नमेंट इनके ऊपर लॉज बनाती है। ठीक है, और व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स आर एडेड इन दिस, कौन सी तरह के सब्जेक्ट्स इसमें ऐड होते हैं एग्जैक्टली मेनली बेटे इसमें हम मेनली नेशनल इम्पोर्टेंस वाले सब्जेक्ट्स हैं, नेशनल लेवल और इम्पोर्टेंस सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन दिस, जैसे फॉरेन अफेयर्स हैं या हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, दैट इज़ ऑन दीज इश्यूज़ आर सेंट्रल गवर्नमेंट मेक लॉज। सब इश्यूज़ पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाती है। ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, दैट इज़ कॉन्करेंट लिस्ट, सॉरी स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट क्या है? स्टेट लिस्ट का मतलब है दीज द सब्जेक्ट्स ऑन विच द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। यहाँ पर वो सब्जेक्ट्स हैं जिन पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। हेयर देयर इज 61 सब्जेक्ट्स इन अंडर दिस टॉपिक। स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स हैं, लाइक द सब्जेक्ट्स ऑफ पुलिस। पुलिस के जो हैं, पुलिस कैसे वर्क करेगी, कैसे काम करेगी, ट्रेड, व्यापार से संबंधित हर कंट्री, हर स्टेट अपने अपने लॉज बना सकता है। ठीक है, कि उसे कहाँ पर कैसा व्यापार करना है, कैसा टैक्स लगाना है, वो सब। ठीक है, इसके अलावा एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी स्टेट अपना बना सकता है, कौन सी एग्रीकल्चर किस तरह से करनी है, या एग्रीकल्चर पर क्या प्राइसेस रहेंगे एग्रीकल्चर गुड्स के, दैट थिंग्स। ओके, तो एग्रीकल्चर पर भी स्टेट लिस्ट जो है वो अपने कानून जो है वो बना सकता है। ठीक है, सो स्टेट लिस्ट में this type of subjects will come. Okay, then who make laws? State government alone can make laws on this. इन पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट लिस्ट वाले सब्जेक्ट्स पर ओनली स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाती है। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट इज कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में मेनली हमारे पास आता है कि सबसे पहले कितने लॉज कौन लॉ बनाता है। कॉन्करेंट लिस्ट पर जो लॉज हैं दैट बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज, बोथ। 52 सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर और बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉज, दोनों मिलकर इस पर कानून बनाते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जैसे दोनों मिलकर कानून बना रहे हैं, सपोज सेंटर और स्टेट दोनों एक बात पर तैयार नहीं है, रेडी नहीं है, देन हु मेक द लॉज, तो उसके अकॉर्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी बात को प्रेफरेंस दी जाती है। ओके, तो कॉन्करेंट लिस्ट, देयर आर 52 सब्जेक्ट्स, बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉज, बट प्रेफरेंस इज गिवन टू इफ़ द टेंशन अराइज, अगर टेंशन अराइज हो जाती है देन सेंट्रल गवर्नमेंट की बात को प्रेफरेंस दी जाती है। क्लियर, तो ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर कौन रहा, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही पावरफुल रही। ओके, चलिए, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट इज रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स। व्हाट आर रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स? एग्जैक्टली रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स आर दो सब्जेक्ट्स that are not come under any under these three lists, union, state and concurrents.
वो सब्जेक्ट्स जो अबव 3 लिस्ट में नहीं आए, हम उनको रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स के अंडर लेकर आते हैं। अब रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स में वो सब्जेक्ट्स भी हैं जो कि नए ऐड होते रहते हैं, जैसे व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड एट दैट टाइम कंप्यूटर्स सब्जेक्ट वाज नॉट देयर, उस समय कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं था, तो नाउ द लॉज दैट इज़ रिलेटेड टू आवर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि हमारी आईटी सेक्टर से हैं, जो कि हमारे नेट या जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से रिलेटेड जो भी हमारे लॉज हैं, दैट आर फ्रेम्ड बाय आर यूनियन लिस्ट। रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स पर कानून जो है दे आर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक लॉज, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, और दो सब्जेक्ट्स दैट आर नॉट कम अंडर एनी दीज 3 लिस्ट, अबव 3 लिस्ट में जो हमारे पास नहीं आए, दे आर रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स। एंड यू कैन राइट दैट द सब्जेक्ट्स दोज आर एड विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो सब्जेक्ट्स हमारे पैसेज ऑफ टाइम के साथ ऐड होते रहते हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक लॉज ऑन दैट सब्जेक्ट्स। रेजिड्यूरी का अगर हम हिंदी में इसको मीनिंग समझें तो बाकी बचे हुए विषय कहते हैं हम इन्हें। तो इन बाकी बचे हुए विषयों पर कानून कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, चलिए, तो फेडरलिज्म में मैंने अभी आपको बताया कि डेफिनेशन क्या है, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म क्या है, टाइप समझना बहुत ज़रूरी है, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर क्या है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको आज डिस्कस किया है दैट हाउ इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री। इंडिया एक फेडरल कंट्री कैसे है, जिसके अंदर मैंने अभी तक आपको सिर्फ 2 फीचर्स पढ़ाए हैं। 1 दैट दीज आर मेक्स लेवल ऑफ गवर्नमेंट सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल, कि हमारे यहाँ पर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। जो हम फर्स्ट फीचर फेडरलिज्म का कवर कर रहे हैं दैट देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और सेकंड फीचर हमने कवर किया दैट जुरिडिक्शन और रिस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जुरिडिक्शन जो है वो स्पेसिफाइड है, कौन से लेवल पर कौन से न्याय कौन सा कानून बनाया जाएगा, जिसको हमने रीड किया अंडर द सब्जेक्ट्स ऑफ यूनियन लिस्ट, state list and concurrent list. Okay, now this is enough for today, and the rest topics of features of federalism and that makes India a federal country वो हम कल डिस्कस करेंगे. Okay, thank you.